हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो आपको ये एग्जाम में जाने से पहले ये वाला पेपर तो करके ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सीबीएसई के ऑफिशियल, मतलब आप बोल सकते हो कि ऑफिशियल पेपर है, उसी के जैसा पेपर है जो कि आपको प्री बोर्ड्स के अंदर देखने को मिलेगा। और इसके अंदर हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, तो बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। तो फिर चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। उसी के साथ में अगर आपको और भी सब्जेक्ट के देखने तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कहा गया कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यहां पर है 11 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इंटू 5 को आपको सॉल्व करना। तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे। 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है, वो होती है 8। आप इसको करेंगे 11 अपॉन में 8 इंटू 5 हो जाएगा 40, और इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे जो कि आएगा आपके पास में 0.275। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जैक्ट आंसर जो कि आपने बेसिक तरीके से सॉल्व किया। तो ये एकदम से करेक्ट। अब आप इसको मार्क कैसे करेंगे? इसका मार्क आप इस तरीके से करेंगे कि टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि कहां पर वो खत्म हो जाए। तो बेसिकली यहां पर कितने डिजिट्स के बाद में खत्म हो रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब 3 के बाद में खत्म हो रहा है। तो यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा कि विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। ये एकदम से करेक्ट रहेगा। अगर मान लो कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको किस तरीके से करेंगे? आपको इसको सिंपलर फॉर्म के अंदर करना है। जैसे कि 11 अपॉन में हमारे पास में आ जाता 2 की पावर 5 इंटू यहां पर आ जाता 5। तो आप क्या करते? आपको बेसिकली करना कुछ भी नहीं था। 11 डिवाइडेड बाय में आपको कर देना था, वो कर देना 2 की पावर 4 इंटू आप कर देते 1 अपॉन में 2 इंटू 5। ठीक है, अब आपका डिवीजन करना आसान होता है। 11 को आपको डिवाइड करना था 16 से और इंटू 1/10 कर देना था, मतलब एक डेसिमल आगे लगा देना था। ठीक है, इस तरीके से जो अगर मान लो कि बड़े क्वेश्चन आते तो उनको ऐसे सॉल्व करना होता है। फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपको एक क्लास की फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट्स। और फिर इसके बाद में आपको कहा गया है कि जो आपकी अपर लिमिट क्या रहेगी मीडियन ऑफ क्लास की। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको निकालनी होगी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ CF करके इसकी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि फर्स्ट वाली रहेगी 15, फिर इसके बाद में हो जाएगा 28, देन फिर इसके बाद में हो जाएगा 38, और फिर इसके बाद में जब आप इसको करेंगे 38 प्लस 38 ये हो जाएगा 46, 46 प्लस 9 यहाँ पर हो जाएगा 57, और 57 प्लस 5 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6। अब देन फिर उसके बाद में क्या करना, आपने क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। अब आपको निकालना है कि कहाँ पे लाई करेगा। तो इसके लिए आपको वैल्यू निकालनी होगी n की। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n रहेगा आपके पास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जो कि यहाँ पे हमारी क्या है, ये फ्रीक्वेंसीज का सम रहता है। जो आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या रहती है, वो रहती है n/2 की मीडियन के लिए। तो n/2 जब करेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे 30। अब ये देखो कि 30 कहाँ पे लाई कर रहा है इसमें। तो 30 अगर आप देखेंगे तो 28 की और 38 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहां पे हमें निकालना होगा कि इसके लिए कौन सी अपर लिमिट रहेगी। तो आपको बताओ, इसके अंदर मैंने आपको इतना बता दिया। अब आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसकी अपर लिमिट क्या रहेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास में वो रहेगा 165। एकदम से करेक्ट है, इसके लिए ए ऑप्शन सही रहने वाला है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास में the LCM of two smallest digit composite number and the smallest composite number। आपको बोला गया कि एक तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट होना चाहिए और एक होना चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि एक ऐसे फैक्टर जो कि उससे ज़्यादा हो। मतलब जैसे कि 4 है, 4 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 4 के 2 फैक्टर हो सकते हैं, 2 है और 4 है और 1 है। ये इस तरीके से अगर होता है तो ये होता है कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो है 4। और अगर बात करें 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट का फर्स्ट नंबर है वो है 10। तो यही क्या है, यही है इसका कंपोजिट नंबर, जिसको कि हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो थर्ड वाले का आंसर बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 करके ABCD में से कौन सा है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। इसके अंदर आपको कहा गया है कि एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके लिए कि है ना पैरेलल हो। मतलब पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? पैरेलल की कंडीशन के साथ मैं आपको बता देता हूं कि आपके जितने भी चैप्टर हैं उनके फॉर्मूलाज का अगर आपको रिवीजन करना है तो उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ये पैरेलल है, इनके लिए क्या कंडीशन रहेगी, तो इनके लिए कंडीशन रहती है A1 अपॉन A2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इज नॉट इक्वल टू यहां पर होता है C1 अपॉन में C2। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करना है, A1 A2 की वैल्यू निकालनी है और सॉल्व कीजिए। तो यहां पर हम जब इसे देखेंगे तो A1 की वैल्यू रखेंगे वो हो जाएगी 6 मतलब 3 अपॉन में 6 और यहाँ पे B1 की वैल्यू -1 अपॉन में -2 और इज नॉट इक्वल टू यहाँ पर है -5 में -p। ठीक है, जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हाफ आ रही है, इसकी वैल्यू भी हाफ आ जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्लस ऑफ 5/p है इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से p की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कि p इज नॉट इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10। ठीक है, जिसके लिए पैरेलल रहेगा। बस एक कंडीशन है, कंडीशन को आपको याद रखना है, उससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर कि आपको कहा गया है कि एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है सी के ऊपर। तो आप यहाँ पर इसके अंदर सॉल्यूशन जो है इसमें लिखिए कि जो एंगल सी है उसकी वैल्यू है वो है 90 डिग्री। ठीक है, और तो हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो है उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल है उसके अंदर 180 डिग्री टोटल जो सम होते हैं किसी भी ट्राइंगल की तीनों एंगल का वो 180 रहता है। तो यहाँ से हम a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि c की वैल्यू गिवन ये है। ठीक है, अब आपको ये जो a प्लस बी है इसका सेक लेना है। तो हम बोल देंगे सेक ऑफ a प्लस बी, दोनों तरफ सेक लेकर के हम बोल सकते हैं कि हो जाएगा सेक ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, सेक ऑफ 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ऑफ 90 डिग्री को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0। तो 1 अपॉन में 0, तो ये क्या हो गया, ये नॉट डिफाइन है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम से इसका करेक्ट आंसर है कि इट इज नॉट डिफाइंड। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर आपको क्या है, एक इक्वेशन दी हुई है जो कि है आपके पास में इस तरीके से, साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ यहाँ पर आपको गिवन है कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर है अंडर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा। अब आपको करना क्या है कि ये जो कॉस थीटा है ना, इसको इधर की तरफ आप डिवाइड कर दो या फिर दोनों तरफ आप LHS और RHS में कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी साइन थीटा डिवाइड बाय में हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर प्लस ऑफ कॉस थीटा और डिवाइड बाय कॉस थीटा, और फिर इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में बचेगा वो बचेगा अंडर रूट ऑफ 2 और कॉस थीटा, और फिर इसके बाद में यहाँ पर कॉस थीटा, क्योंकि मैंने पूरी को ही कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ LHS और RHS में। तो ये जो है ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1, और यहाँ पर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा को हम लिख देंगे टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा √2 और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा √2 - 1। तो ये आ गई हमारे पास में वैल्यू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 6th वाले का वो रहेगा हमारे पास में ए ऑप्शन, एकदम से करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर कि आपको कहा गया है कि जो आपके साइन, ठीक है, साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू है वो है अंडर रूट ऑफ 3/2, और यहाँ पर जो कॉस ऑफ बीटा है उसकी वैल्यू है आपके पास में 0। ठीक है, तो अब आपको निकालना है कि क्या होगा। तो बेसिकली आपको करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये साइन ऑफ अल्फा मतलब कि आपको अल्फा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए कि साइन की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3/2 होती है। तो हम अगर बात करें तो अल्फा की वैल्यू जो है, अल्फा की वैल्यू में एक बार, तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, तो यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू रहती है आप याद करो, इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास में 60 डिग्री होता है, जिसके ऊपर किसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 3/2। तो यहाँ से आ जाएगी अल्फा की वैल्यू, और फिर बीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 आ जाए। तो बीटा कॉस जब भी 0 होता है जब बीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो ठीक है, यहाँ से हमारे पास में आ गया 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। अब आपसे क्या कहा गया, आपको कहा गया कि बीटा माइनस अल्फा करो, तो 90 माइनस इसको करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो 30 डिग्री डी वाला ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट रहेगा। एंड फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर की कहा गया है कि द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, एक को हम बोल देते हैं वो है P की वैल्यू आपको गिवन है 8, -9, और जो दूसरा पॉइंट है वो है Q की वैल्यू गिवन है वो है 2, 3, और हमें कोई भी एक पॉइंट निकालना है Z, जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं X, Y, जिसके लिए कि कहा गया है कि इसको है ना 1:2 के अंदर डिवाइड करता है। तो हमारे Z है ये करता है 1:2 के अंदर। तो आपको बेसिकली यहाँ पर लगाना होगा एक फॉर्मूला। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला किस तरीके से और कौन सा लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की, जो कि क्या रहेगा, वो रहेगा इंटरनली। ठीक है, इंटरनली फॉर्मूला रहने वाला है। तो ये फॉर्मूला क्या रहता है, ये रहता है हमारे पास में, अगर
कोई भी एक पॉइंट है जो कि है x, y जो कि हमारा z ही है, उसके लिए हम लिखते हैं m1 x2 प्लस ऑफ यहाँ पर आ जाता है m2 x1 डिवाइड बाय में हमारे पास में आ जाता है m1 प्लस ऑफ m2। इसी तरीके से आपको क्या करना होता है, y के लिए करना होता है और उसको बेसिकली सॉल्व करना होता है। तो अब आप लोग मेरे को इसका आंसर बताओ। देखो जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से याद रहेगा। तो फास्टली मेरे को आंसर बताओ कि 8th वाले का ABCD में से कौन से वाला ऑप्शन रहने वाला है। जो भी सही देगा उसको मेरी तरफ से हार्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। बस इसका एक थोड़ा सा अगर कंसेप्ट रहता है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जो टीचर ने फर्स्ट क्लास में बताया था ना, वहां से यही क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर कहा गया कि आपको एक पॉइंट P है जो कि है -3, -4 और आपको डिस्टेंस बतानी कि उसकी x एक्सिस से कितनी दूर होगी, ठीक है। तो हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस ये होगी हमारी, देखो कितने अच्छे से ड्रॉ हुई है। ये होगी हमारी y एक्सिस और ये होगी x एक्सिस, ठीक है। और यहां पर अगर हम बोल देते कि कोई भी एक पॉइंट है हमारा, ये है P के कोऑर्डिनेट है वो है x, y, ठीक है। तो यहां पर ये जो P पॉइंट है यहां पर ये बताता है हमें कि जब आप ये x एक्सिस जो है हमारी, इस x एक्सिस से जब आप इतने यूनिट्स आगे जाएंगे, मतलब कि ओरिजिन जो है हमारा ये है, ठीक है। ओरिजिन से आप कितने यूनिट आगे जा रहे हैं, ठीक है। आप मान लो कि इतनी यूनिट आगे जा रहे हैं कि x यूनिट आगे जाएंगे तो आप यहां पर पहुंचेंगे। और अब जब इस पॉइंट से अगर आप y यूनिट ऊपर जाएंगे तो आप P पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे। तो मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको ये बताना होता है कि ये पॉइंट है कहां पर। तो x वाले बताते हैं कि कितनी दूर है x एक्सिस और y वाले ये बताते हैं कि कितनी दूर है y एक्सिस से। तो हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो P -3, 4 है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा, ये रहेगा हमारे वाला इस क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। ये रहेगा -3, -4 जो कि है 4th क्वाड्रेंट में। तो ये कितनी दूर है x एक्सिस से, ये है 3 यूनिट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में, वो आ जाएगा ए ऑप्शन। -3 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर यूनिट्स के अंदर पूछा है, ठीक है। यूनिट्स के अंदर रहेगा तो हमारे पास में नेगेटिव नहीं आएगा, डिस्टेंस है बेसिकली, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं, वो चलते क्वेश्चन नंबर 10th में, जिसके अंदर कि आपको कहा गया है कि 2 पॉइंट हैं, एक है पॉइंट Q और एक है आपके पास में पॉइंट R, और इनका एक मिड पॉइंट है जो कि है A, और अब आपको वैल्यू निकालनी है M की। कुछ भी नहीं करना, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में m1 m2 की यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो जाता है x1 प्लस ऑफ x2 बाय 2, और यहाँ पर ये हो जाता है y1 प्लस ऑफ y2 बाय 2, ठीक है। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, मिड पॉइंट की वैल्यू आपको गिवन है, वो क्या है, वो है m/3 और ये है 5, ठीक है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, x वाले कोऑर्डिनेट रखो जो कि है -6 और यहाँ पर r का कोऑर्डिनेट है वो है -2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास में m/3 इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ही कंपेयर करेंगे, y की जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। m/3 और यहाँ पर ये आ जाएगा -8/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 4। तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वो आ जाएगी -12। कितना आसान तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया, ए ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, जिसके अंदर कि आपको कहा गया है कि HCF निकालना है। अगेन वन ऑफ द बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर कहा गया है कि 168 का और 126 का HCF निकालो। तो ये सॉल्व करो और इसका भी आंसर मेरे को बताओ कि भैया इसका आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। मैं आपको इसको तरीका बता देता हूं, अगर भूल गए हो तो आपको करना कुछ भी नहीं है। 168 है ना, इसका फैक्टर कर दो, जैसे कि सबसे पहले 2 से किया, फिर उसके बाद में 3 से होगा, फिर उसके बाद में 7 से होगा, इस तरीके से होता है। और आप इसको लिखोगे तो आपके पास में जो फैक्टर बनने चाहिए वो बनने चाहिए 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है। ये बनना चाहिए आपका फैक्टर। फिर इसी तरीके से जो 126 है, 126 का आपके यहाँ पर फैक्टर बनने चाहिए, वो बनने चाहिए आपके पास में 2 × 3 × 7, ठीक है। ये बनना चाहिए। और अब आपको निकालना है कि इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा हमारे पास में 3 और एक हो जाएगा 7, जो कि इनके अंदर कॉमन है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे 2 × 3 × 7, ये आ जाएगा इन दोनों का HCF, ठीक है। HCF की वैल्यू यहाँ से आपके पास में आ जाएगी, वो आ जाएगी 42। इसका मतलब 42 आ जाएगा, मैं क्या लिख दे 42 इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इसका LCM बताओ कि इसका LCM क्या होगा। LCM निकालने की भी प्रैक्टिस कर लो एक बार, ताकि आप इसको रिवाइज कर लो कि LCM किस तरीके से निकाला। इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार देखना, आप एक बार बिना ऑप्शन देखे इसका आंसर करने की कोशिश करना। जैसे कि इसके अंदर कहा गया कि द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी।
आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि मीन मोड मीडियन के बीच में रिलेशन बताओ। तो ये बेसिक एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए। वो होता है 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस ऑफ मोड करना होता है। ये होता है इसका करेक्ट फॉर्मूला होता है। इसको एक बार अगर आप कर रहे होते इसके क्वेश्चन जरूर से करके जाना, क्योंकि हर टाइम इससे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर कहा गया है कि एक गिवन फिगर है, इफ टी पी एंड टी क्यू, ये जो हमारी टी पी है और ये टी क्यू है, ये क्या है, ये है टेंजेंट है। कहां से, ये है पॉइंट टी से, इसके ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। और इसके अंदर कहा गया है कि विद द सर्कल सेंटर ओ, सो यहां पर गिवन है कि जो हमारा एंगल है ये वाला एंगल पी ओ क्यू, ये कितना है, ये है 110 डिग्री। और हमसे पूछा गया कि जो हमारा एंगल है पी टी क्यू ये कितना होगा। तो हाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से आपको सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको एक गिवन है और अगले वाला उसके सामने वाला पूछा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल पी टी क्यू प्लस ऑफ यहाँ पर एंगल पी ओ क्यू जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास में रहती है, वो रहती है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री रहती है। इसकी वैल्यू क्यों रहती है, क्योंकि ये डायगोनल के अपोजिट एंगल्स हैं। तो अपोजिट एंगल्स की वैल्यू वहां पर 180 डिग्री रहती है। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो एंगल पी टी क्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास में 70 डिग्री। तो 70 डिग्री हो गया इसका करेक्ट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, उसमें कहा गया है कि जो 325 है इसको आपको रिप्रेजेंट करना है एज इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, आपको करना कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। जैसे आप एचसीएफ निकालते उसी तरीके से इसके फैक्टर कर रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे 325 और फिर इसके बाद में हमें करना है प्राइम नंबर से इसको डिवाइड। तो जब आप 325 को 2 से करोगे, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ये ऑड है, आप एक बार 3 से करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में ये कैंसिल हो जाएगा 0, 5 और ये भी सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा 3 से। और उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 325 के लिए। 325 लिखना, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये आ रहा है 325 के लिए आपको क्या करना है, 5 से इसको करना है। ठीक है, आप 6 टाइम करोगे, ये आ जाएगा 30, बचेगा 2 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 65। ठीक है, 65 हो गया। ये 5 टाइम हुआ, फिर अगेन 5 टाइम करेंगे तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 13, 13 को 13 से करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 1। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 स्क्वायर इंटू 13। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बहुत ही आसान है, पहले चेक करो कि कौन से हो रहा है और फिर लास्ट के अंदर इनको सॉल्व कर दो। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से 10 तरीके के क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कहा गया है कि एक कार्ड को आपको ड्रॉ करना है, 52 कार्ड्स का आपके पास में डेक है और आपको बताना है कि ब्लैक क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बेसिकली आपको जो कार्ड हैं, जो भी कार्ड हैं, उनका आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके के होते हैं, क्या होते हैं। तो ये कार्ड होते हैं, ये होते हैं 4 तरीके के। एक होता है इनमें से, वो होता है हार्ट। ठीक है, जिसको कि हिंदी के अंदर कहा जाता है शायद पान। ये हार्ट की शेप में होता है इस तरीके से, ये हार्ट होता है। यार मेरा तो हार्ट भी सही ढंग से नहीं बना, आप समझ रहे हो ना। फिर इसके बाद में एक होता है स्पैड, ठीक है, जिसको कि हिंदी के अंदर कहा जाता है ईंट। और फिर इसके बाद में एक होता है क्लब। ठीक है, एक होता है क्लब और एक लास्ट वाला हमारे पास में जो रहता है वो रहता है आई थिंक डायमंड। ठीक है, डायमंड कहते हैं इसको। और फिर इसके बाद में ये होती है ईंट। ठीक है, इसको डायमंड को ईंट कहते हैं, क्लब को शायद चिड़िया कहते हैं, ये सब रहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनमें से किसका कलर क्या होता है। तो जो हमारा हार्ट है इसका कलर होता है रेड, और उसी के साथ में जो हमारा डायमंड है इसका कलर होता है रेड। इन दोनों का कलर होता है रेड और बाकी के जो दोनों बचे हुए हैं इनका कलर होता है ब्लैक। ठीक है, और उसी के साथ में इन सभी के अंदर एक होती है क्वीन। ठीक है, सभी के अंदर, जैसे कि हार्ट है उसके अंदर भी एक क्वीन होगी, स्पैड के अंदर भी एक क्वीन होगी, सब रहेगा। एक क्वीन होती है, मैं लिख देता हूं एक बार, एक क्वीन होती है, एक यहाँ पर जैक होता है और एक उसके बाद में हमारे पास में किंग होता है। ठीक है, एक होता है किंग और एक हमारे पास में होता है एस। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास में रहते हैं और सभी के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो रहते हैं वो रहते हैं हमारे पास में 13 कार्ड्स रहते हैं और टोटल मिलाकर के 52 रहते हैं। तो आपके पास में ब्लैक क्वीन का कहा गया है, तो ब्लैक क्वीन कितनी हो जाएंगी, 2 रहेंगी ना आपके पास में। एक तो हो जाएगी स्पैड की और एक हो जाएगी क्लब की, तो 2 क्वीन होगी ब्लैक। तो यहां पर आपके पास में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल है आपके पास में 2 और टोटल कितने हैं वो है 52। तो आपके पास में आंसर इसका आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/26 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ए ऑप्शन है। पर ये जरूर से याद रखना, ये अगर याद नहीं है तो याद कर लो।
अब इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर की कहा गया है कि द सम, इसमें कहा गया कि द सम ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, हमारा पॉलिनोमियल जो है बहुत ही अच्छा है, p ऑफ x इज इक्वल टू है 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 16। ठीक है, ये आपको गिवन है पॉलिनोमियल। अब आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। जैसे कि इसके दो रूट होते हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट हैं या फिर जीरो है, जो भी आपको कहना चाहो, जीरो कह लो। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस ऑफ बी अपॉन में ए, और ये ए बी क्या होता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ कॉन्स्टेंट। ये रहती है बेसिक इक्वेशन। तो यहां से आप बी की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी आपके पास में माइनस ऑफ 8, और बाहर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय में यहाँ पर आ जाएगा 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8/2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इतना आसान था ये क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा दिमाग खुला रखना होता है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर की कहा गया है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर का हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से रहेगा। तो इसका ये रहता है कि ये बार बार रिपीट नहीं करते। मतलब रिपीट नहीं करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप पाई की वैल्यू देखेंगे तो होता है 3.1423, ऐसे करके कंटिन्यूअसली वो होता रहता है, उनका कोई भी एक फिक्स पैटर्न नहीं होता। ठीक है, जैसे कि ये है, क्या ये हमारे पास में ए ऑप्शन ये रहेगा? नहीं, ये नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ये एक जगह पर जाकर के टर्मिनेट हो रहा है, और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो खत्म नहीं होते, वो कंटिन्यू में चेंज होते हुए चलते रहते हैं। और उसी के साथ में ये जो 1 2 है, ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिपीट कर रहा है, ऐसी वैल्यू नहीं होती। लेकिन वहीं पर जो हमारा सी वाला ऑप्शन है, जिसके अंदर ये अगर आप देखोगे ये है 5.01, फिर उसके बाद में 001, फिर उसके बाद में 301, तो इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है और एक कंटिन्यू ऐसे चलता ही रहेगा। तो इसीलिए क्या होगा, सी ऑप्शन हमारे पास में रहेगा, वो रहेगा इर्रेशनल नंबर। देन फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से आया है। इसके अंदर कहा गया है कि द फॉलोइंग फिगर शोज, जो कि आपके पास में ग्राफ है, y इज इक्वल टू p ऑफ x एंड वेयर p ऑफ x इज अ वेरिएबल इन x, और यहाँ पर ये p ऑफ x इसमें वेरिएबल, और इसमें कहा गया कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बताओ। तो ये बहुत ही छोटे से कंसेप्ट से क्वेश्चन आया, इसमें पूछा गया कि क्या है, आपको ग्राफ दे देगा और आपको समझ में नहीं आ रहा। तो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी ये ग्राफ है हमारा p ऑफ x का, तो ये जितनी बार x एक्सिस को टच करेगा उतने ही इसके जीरो रहेंगे। तो आप यहां पर इसके काउंट करो, तो ये हो गया 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, फिर उसके बाद में 3 पॉइंट। तो इसके कितने जीरो होते हैं, वो होते 3 जीरो होंगे। जितनी बार ये x एक्सिस को टच करेगा उतने ही इसके जीरो रहेंगे। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर की कहा गया है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। एक पॉइंट है P3, -4 और उसको ओरिजिन के साथ में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं एक बार लिख भी देता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है हमारे पास में P पॉइंट के लिए मतलब P नहीं आएगा यहाँ पर, ये आएगा D। ठीक है, D आ जाएगा। डिस्टेंस ये होता है √of x2 माइनस ऑफ x1 जो है उसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा ये है वैल्यू y2 और जो x2 है, इसकी वैल्यू तो जीरो रहेगी क्योंकि ओरिजिन है, तो ये तो 0 0 हो गए। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा √of 9 + 16, जो कि आपके पास में आ जाएगा √of 25 को जब सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में बी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर कि फिर से हमारे पास में मिड पॉइंट पूछा गया। तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसका आंसर क्या रहेगा। और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से एक बार द एंड लिख दो यार, कि भैया हमने ना लास्ट तक देखा था। और अपनी फॉर्मूला रिवीजन एक बार करना मत भूलना, ताकि आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना।